देखो भाई, इसमें पहला जो पेज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बताइए, डे टू डे लाइफ में हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बैटरी। जो डे टू डे लाइफ में बैटरी यूज करते हैं ना, वो किस किस गैजेट में यूज करते हैं? बोलो भाई। पहला हो गया फोन। फोन के अंदर जो बैटरी है वो आपके ना ड्राई सेल वाली बैटरी है, और रिमोट सेल के अंदर जो बैटरी है वो भी ड्राई सेल है। हैंड वॉच में बताइए कौन सी है? मरकरी वाली बैटरी है, इसको कहते हैं बटन सेल। हैंड वॉच में जो होते हैं वो कौन से होते हैं? बटन सेल। हीयरिंग एड जो हेडफोन होते हैं उसमें भी बटन सेल। तो कहने का मतलब है बटन सेल से लेके और अब तो बात टेस्ला तक पहुंच गई है, यानी डे टू डे लाइफ में हम यहाँ तक चले गए। टेस्ला भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल निकाल रहा है, अमेरिका। इंडिया में तो कौन निकाल रहा है? कौन? वेरी गुड, टाटा मोटर। ये निकाल रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ईवी बोलते हैं इनको, ईवी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो ये सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सारी जो कहानी है सारी की सारी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के अराउंड घूमेगी। चैप्टर नंबर 3 सारी की सारी जो बैटरी है, कार की जो बैटरी है, कार में जो बैटरी यूज करते हैं ना, ओकाया, माइक्रोटेक होगी। घरों में इन्वर्टर, ये भी इन्वर्टर से चल रहा है, थोड़ा बहुत जो चल रहा है। तो इसके अंदर ल्यूमिनस होगी। ठीक है, ये भी जो कार की बैटरी है ये भी होती है हमारी कौन सी? लेड स्टोरेज बैटरी। ये वो बैटरी है जो इस चैप्टर की ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चैप्टर का, लेड स्टोरेज बैटरी, रैंक 1। तो शुरुआत करते हैं इसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना, इसमें दो तरह के सेल होते हैं। एक का नाम है देव जी। इसके अंदर क्या होगा? दो बैटरी आपको ऐसे दिखाई देंगी, या फिर अभी बैटरी को हटाते हैं। जो बैटरी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे बोलते हैं हम देव जी। यानी डी फॉर डैनियल सेल, 4 नाम होते हैं इसके। E फॉर इलेक्ट्रो केमिकल सेल, V फॉर वोल्टिक सेल और G फॉर गैल्वेनिक सेल। ये 4 नाम होते हैं इसकी, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ऐसे जो सेटअप है वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? तो भाई वो यहाँ देखने को मिलेंगे। इसकी बैटरी ऐसी होती है, 2 बीकर होंगे इस तरीके से। एक बीकर में आपका एक इलेक्ट्रोड होगा और दूसरे बीकर में आपका दूसरा इलेक्ट्रोड होगा, और इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा एक वायर से। ठीक है, यहां लगा दिया जाएगा एक बल्ब, और जैसे इसमें सॉल्ट ब्रिज डाला तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ये बल्ब जल जाएगा तुम्हारे। तो कौन सी एनर्जी से कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हुई भाई? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी। और इस सेटअप का यूज करके हम ना पूरी दुनिया में मजे ले रहे हैं। भाई तुम एक फोन लेके और एक लीड लेके चले जाओ शिमला, लेह लद्दाख, कहीं ऐसी जगह पे जाओ, वादियाँ हो, कहीं बैठ के पहाड़ पर आराम से लीड लगाए गाने सुनो। तुम अपने साथी ले गए स्विच ऑन स्विच ऑफ ले गए क्या? जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, सब बैटरी का यूज कर रहे हैं। तुम अपने साथ सिर्फ केमिकल लेके चले गए, और वही केमिकल कन्वर्ट हो रहा है लगातार किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे हम एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। कार के अंदर क्या तुम एक पूरा ट्रांसफार्मर भर के ले जाते हो क्या? नहीं, एक बैटरी उठाई, उपाय की, रख दी, और उसी बैटरी से कार को चला लो, उसी बैटरी से अपना फोन रिचार्ज कर लो, उसी बैटरी से उसका म्यूजिक सिस्टम चला लो, उसी बैटरी से लाइट चला लो, बाहर की लाइट। दुनिया भर के फंक्शन है एक ही बैटरी से। यानी वहां कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया जा रहा है? केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन सभी का जो नाम है वो है डैनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। बोलो यहाँ तक समझ में आया? अब आगे देखियो। लेकिन
अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो क्या केमिकल एनर्जी, तो इन सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इनका एक ही नाम है भाई, इनका और कोई नाम नहीं है। इस केमिस्ट्री में हम 3 हिस्से पढ़ेंगे। 33% पढ़ेंगे हम डैनियल सेल के बारे में, इस पे न्यूमेरिकल धड़ल्ले से होंगे। फिर 33% पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे सब इसी में आने हैं, ठीक है। इस पे भी अलग न्यूमेरिकल होंगे। और तीसरा लास्ट जो न्यूमेरिकल फेज आता है वो है कोलहार्स लॉ, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। बस ये 3 फेज में न्यूमेरिकल खत्म होते हैं इसके। तो इसका तो पता लग ही गया भाई, ठीक है। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो इसका हिसाब किताब। इसमें एक ही बीकर में आपको दोनों रोड दिखाई देंगी और साथ साथ में ये भी दिखाई देगा अजीबोगरीब सा, जो तुमने फिजिक्स में भी देखा होगा, ठीक है ना। बताओ इसे क्या बोलते हैं? बैटरी वोल्टेज, ठीक है ना। यानी बाहर से करंट पास कर रहे हो, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है किसमें? केमिकल एनर्जी। तो बताओ इसका फिर हम अपने डे टू लाइफ में यूज क्या करेंगे भाई? ऊपर वाले का तो यूज पता लग रहा है, इस नीचे वाले का क्या यूज करेंगे? ये तो केमिकल बना रहा है, मतलब एक चम्मच केमिकल सुबह चाय में घोल के पियो, इसका यूज क्या है? रिमोट में तो यार ड्राई सेल हो गया ना। इन्वर्टर में तो ऊपर वाला सेटअप है। इन्वर्टर में हम इसका मतलब इन्वर्टर से हम केमिकल बनाएंगे, अपनी इतनी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के उनको हम केमिकल जनरेट करेंगे इन्वर्टर में? बिल्कुल भी नहीं है। एक लड़के का आंसर करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब है। हम इससे करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक जमाना था तकरीबन 1200 साल पहले की बात है या 800 साल पहले की बात होगी, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड है। उस जमाने में पता है एल्यूमिनियम महंगा हुआ करता था और गोल्ड सस्ता हुआ करता था। ये महंगा हुआ करता था, लेकिन जब से हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ढूंढ लिए तो पता है क्या हो गया? एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन बहुत आसान होगी, इतनी आसान होगी कि धड़ल्ले से एल्यूमिनियम बन रहे हैं। बोरगढ़ में बन रहे होंगे, बोरगढ़ इंडस्ट्री, बवाना इंडस्ट्री, वहां पर एल्यूमिनियम ऐसे बनाते हैं फैक्ट्री के अंदर। जितना तुम्हारे रूम है ना, इतने बड़े बड़े तालाब से होते हैं, उनमें बड़ी बड़ी रोड लगा देते हैं ऐसे 2, और लगातार एल्यूमिनियम निकलता है कि एक दिन में कई किलोग्राम, ठीक है। एक्सट्रैक्शन आसान हो गया, कई सारे मेटल एक्सट्रैक्ट करने लगे। तो इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक जवाब बताया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सबसे ज्यादा यूज होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक और भी देसी हिसाब से तुम्हें बताऊंगा तो तुम समझोगे कितना इंपॉर्टेंट है ये। गोल्ड स्मिथ देखे होंगे तुमने, सुनार, वो क्या करते हैं जब ना अपने शाम के टाइम जब झाड़ू मारते हैं ना वो, तो जो मिट्टी आती है उनकी, तो मिट्टी को फेंकते नहीं, वो एक पन्नी में कलेक्ट कर लेते हो रोज। फिर जब एक महीने में वो पन्नी 5 किलोग्राम भर जाती है ना, उसको बेच देते हैं, वो 5-6 हज़ार की बिकती है वो एक 5 किलो मिट्टी। अब सोचो क्या होगा जब वो रोज एक्सट्रैक्शन यानी कुछ रिंग वगैरह बनाते होते हैं ना, तो छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं ना गोल्ड के, वो उड़ उड़ के वहीं पड़े रहते हैं, उसकी दरी पे दरी भी बिकती है उनकी, ठीक है ना। तो वो मिट्टी में पड़ते रहते हैं। तो मिट्टी का देखो अब यूज क्या करो, 5 किलो मिट्टी इसमें डाल दो, कंटेनर में डाल दी, घोल दी, इलेक्ट्रोलाइट बना लिए। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ स्विच ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी गई यानी चार्ज चला गया। अगर गोल्ड पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो जाके कहाँ डिपॉजिट होने लगा, गोल्ड नेगेटिव पे। और हम तो लगा के और एक बर्गर खाने निकल गए, 15-20 मिनट बाद आए, देखा उस 5 किलोग्राम मिट्टी में अगर मान लो 10 ग्राम गोल्ड भी, 5 किलोग्राम में से 5000 ग्राम में से 10 ग्राम गोल्ड भी अगर मान लो डिपॉजिट हो गया, तो पता है तुम बर्गर खा के सिर्फ आए हो, तुमने कितने पैसे बना लिए? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये बन गए उस मिट्टी से। तो कहने का मतलब एक सिंपल सा डेमो बता रहा हूँ मैं,
कि ऊपर वालों का यूज तो दुनिया को पता है, दिल्ली में 15 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, सबको पता है लगभग इसका यूज। हम जो हैंड वॉच, ये सेल हो गए, रिमोट सेल हो गए, हियरिंग ऐड हो गए, मोबाइल फोन की बैटरी होगी, वो तो सब ऊपर वाला खेल है। इसका यूज क्या है? तो आंसर है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। प्लैटिनम एक्सट्रैक्ट कर लो इससे, सिल्वर एक्सट्रैक्ट कर लो, गोल्ड एक्सट्रैक्ट होता है, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है, बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट होता है इससे नीचे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज पता लग गया और ऊपर डैनियल सेल का यूज पता लग गया। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और देखो इसमें अपनी नोट्स में आ जाओ और पहला ही पेज देख लो भाई। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बेसिकली ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है दो हिस्सों में। ये क्लासिफिकेशन प्रदीप फंडामेंटल की है। लेफ्ट में क्या है? गैल्वेनिक सेल, और राइट में क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल के और भी कई नाम होते हैं, इसको देवजी नाम से रखा गया है। देवजी, देव में से डी फॉर डैनियल, ई फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल और वी फॉर वोल्टिक। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, आंसर बताइए। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है एनोड पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? क्या आप देखिए इस कर रहे हैं पॉजिटिव और देखो पीछे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। हो गए ना कंफ्यूज? कहने का मतलब हो गए ना कंफ्यूज। रीजन पता है क्या है? तुम दोनों ठीक हो। रीजन ये है, तुम्हारा एक दोस्त है और तुम है, तुम्हारा दोस्त यहाँ खड़ा हुआ है, वो कह रहा है ये 9 है, और तुम यहाँ खड़े हो, तुम कह रहे हैं पागल 6 है ये, और इस बात पे दोनों का ब्रेकअप हो गया। उसको वहां से 9 लग रहा है, इसको यहाँ से 6 लग रहा है। ठीक है ना? और जबकि दोनों ठीक है। पॉजिटिव जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड क्या होते हैं? पॉजिटिव, और कैथोड क्या होते हैं? और इलेक्ट्रोकेमिकल यानी डैनियल सेल के अंदर एनोड क्या होते हैं? नेगेटिव। ठीक है ना? तो इस बात का हमेशा ध्यान रखियो। अगर कोई वाइवा करने आए स्कूल में टीचर और तुमसे पूछे बता भाई एनोड क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो तुम्हें ये नहीं कहना सर दोनों होते हैं। तो तुम्हें ये बोलना है सर पहले ये बताओ आप ना सेल कौन सा पूछना चाह रहे हो, डैनियल सेल में बताऊं या मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बताऊं? वो बोला डैनियल सेल में बता, तो बोला कि भाई एनोड वहां पर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें ही देखो क्लासिफिकेशन यही दी हुई है। और थोड़ा नीचे आ जाओ तो उन्होंने कहा है कि कन्वर्ट करता है गैल्वेनिक सेल क्या? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो तुम्हें दिख ही रहा है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। और थोड़ा नीचे आओ, यहाँ पर एनोड नेगेटिव होता है, यहाँ पर एनोड पॉजिटिव होता है। और थोड़ा नीचे आओ, ये वाला स्पॉन्टेनियस होता है। अरे तुमने यहाँ पर ये लगाया, सेटअप लगा के छोड़ के चले गए, लगातार यहाँ से अपने आप केमिकल रिएक्शन हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये अपने आप हो रही है स्पॉन्टेनियस। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे स्पॉन्टेनियस नहीं है, यहाँ लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है, तब जाके केमिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, यानी ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। तुम्हें ये तो पता ही होगा ना स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस में डिफरेंस। झरने का गिरना स्पॉन्टेनियस है, लगातार समुद्र के किनारे तुम बैठोगे तो लहरों का आना वो स्पॉन्टेनियस है। ये नहीं है कि ऊपर कोई बैठा हुआ है और उसने वो चला रखा है, मोटर चला रखी है, चल भाई झरने जाओ, ऐसा है नहीं भाई। नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो है, आप अपने घर में पानी नीचे से ऊपर टंकी तक पहुंचाओ तो क्या करोगे? मोटर का इस्तेमाल करोगे, मैकेनिकल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल करोगे, तो उसे बोलते हैं हम नॉन स्पॉन्टेनियस। आया भी समझ में यहाँ तक? ठीक है, आगे और इसमें देखो गैल्वेनिक सेल में लिखा हुआ है इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल वोल्टेज। इसमें बाहर से कोई किसी करंट की जरूरत नहीं होती, ये करंट जनरेट करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक में तो पता ही है इट रिक्वायर एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स। तो ये कहानी यहाँ होती है खत्म, जर्नल इंट्रोडक्शन इसका और हमारी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल इसका यूज। अब इससे चलते हैं आगे।
सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल को पढ़ेंगे। अब एनसीईआरटी में निकालने को डायग्राम चैप्टर नंबर 3। आज की डेट मेंशन कर दो भाई, ये डेट बहुत जरूरी है, हमें पता लगना चाहिए कि कब शुरुआत होती है। अच्छा, डैनियल सेल, ये एक डैनियल नाम से है, एक इंसान का नाम था डैनियल, उसने बनाया था डैनियल सेल। और पता है इस डैनियल सेल ने सिर्फ जिंक और कॉपर ही यूज करे हैं। अगर मान लो इसके अलावा और कोई मेटल आ गया ना, उसको डैनियल सेल नहीं बोलेंगे, समझ रहे मेरी बात। मान लो आ गया सिल्वर आ गया और प्लेटिनम आ गया, अब वो डैनियल सेल नहीं है। डैनियल ने सिर्फ एक ही सेल दिया था, कौन सा, जिंक एंड कॉपर। तो ये वाला डैनियल सेल है, थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो सारी चीज समझ में आएगी। देखो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड। भाई इसे एक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम देखोगे रिएक्शन के दौरान ये गल जाएगी, ठीक है, ये थिन हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोड अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिव इलेक्ट्रोड। कई बार ऐसा होता है इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का ले लेते हैं, बहुत पॉपुलर है, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसे क्या बोलते हैं हम, इनर्ट इलेक्ट्रोड। वो कहता है भाई देख चल तो पढ़ूंगा मैं, लेकिन मैं पार्टिसिपेट कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, ठीक है। ये वाले क्या होते हैं, ये इस रिएक्शन के दौरान गल जाते हैं और कोई ठीक हो जाते हैं। इनको जोड़ दिया मैंने इससे, ठीक है, और देखा कि बल्ब अभी तक जला ही नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसमें क्या लगा दिया, सॉल्ट ब्रीज। अब ये जो बच्चे बोल रहे हैं ना, ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने ना 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिया। सॉल्ट ब्रीज के यहाँ होता है आपका जेल, या जेल लगाते हैं। ये कोई बालों वाला जेल नहीं है भाई, ये जेल है आपका एगार एगार सॉल्यूशन, एगार एगार सॉल्यूशन। ये यहाँ जेल लगा देते हैं, इसका नाम है एगर एगर सॉल्यूशन, एगर एगर जेल। ये डाल दिया इसमें केसीएल, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, केसीएल डाल दिया। सर्किट कंप्लीट करता है, ये कैसे करता है वो देखना ये जरूरी है। ये रॉड है हमारी जिंक की और इसको डिप किया गया है किसमें, ZnSO4 में। ये रॉड है हमारी कॉपर की और इसको डिप किया गया है किसमें, कॉपर सल्फेट में। यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोड, ये आपका कैथोड है, तो जाहिर सी बात है ये आपका पॉजिटिव हुआ। ये आपका एनोड है, तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव हुआ, ठीक है। इतना सेटअप समझ आ गया। जैसे सॉल्ट ब्रिज इसमें डाला, सर्किट कंप्लीट हुआ और बल्ब जल गया। अब मैं 2 बार बताऊंगा एक ही चीज को, उसको ध्यान से सुनना, ही रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। शुरुआत होती है जिंक से, जिंक यहां टूटता है ऐसे, Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, और इस आयन को ये इसमें भेज देता है, और पीछे क्या छोड़ देता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये छोड़ दिए पीछे। ये 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ पे और यहाँ आके खड़े हो जाते हैं यहाँ। इन 2 इलेक्ट्रॉन को देखकर कॉपर की नीयत होती है खराब और वो सल्फेट से करता है ब्रेकअप। ये देखो सल्फेट यहाँ आ गया, कॉपर 2 पॉजिटिव की तरफ चल पड़ा, और वहां जाकर यही कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बन जाता है, कॉपर, और वो जाके वहां हो जाता है डिपॉजिट। ये हो गया डिपॉजिट।
पूरी कहानी के दौरान हमने सीखा एनोड लगातार गल रही है और कैथोड लगातार जम रही है, ठीक हो रही है वो। एक बार और सीखते हैं। पहले तो ये देखो यहाँ पर क्या आ गया, सल्फेट आ गया। अभी सल्फेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज में से कौन आएगा, के पॉजिटिव, और एक नहीं दो। अब बताओ ये क्या बन गया, K2SO। इस जिंक को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से कौन आएगा, एक नहीं दो, और क्या बन गया, ZnCl2। अब हो गया कंप्लीट काम। एक बार वो सीखते हैं। भाई हुआ ये था, यहां से जिंक रॉड लगातार गल रही है, ठीक है, और ये जिंक के आयन यहाँ आए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, सीधे यहाँ आगे। इन 2 इलेक्ट्रॉन को देखकर एक और कॉपर सल्फेट ने अपने सल्फेट को छोड़ दिया, SO4 2 नेगेटिव, और कॉपर 2 पॉजिटिव जाके इस पे डिपॉजिट हो गया इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। पीछे जो इसने सल्फेट छोड़ा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज में से आए 2 पोटेशियम और इसने बना लिया K2SO4, ठीक है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें से आए 2 Cl और इसने बना लिया ZnCl2। आगे इतना समझ में, ठीक है। तो ओवरऑल कहानी में इलेक्ट्रॉन का क्या देखने को मिला हमें, फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो हो रहे हैं, जिंक से कॉपर की तरफ, ठीक है। और करंट कहाँ फ्लो होगा, इसी के उल्टा, जो कॉपर से जिंक की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ठीक है भाई। तुम चाहो तो इसको इतने आसान तरीके से समझ सकते हो, या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो। कई टीचर तुम्हें ऐसा भी कहते हुए बोलेंगे, लेकिन यार तुम कुछ भी कर लो, थाली के किसी कोने में डाल लो, घी थाली में ही रहेगा। कैसे, वो टीचर बोलते हैं कि ZnSO4 में से जिंक 2 पॉजिटिव यहाँ आता है और पीछे क्या छोड़ देता है, सल्फेट। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें से कौन आता है, 2 क्लोरीन और क्या हो गया, अब जो यहाँ का आपका जिंक है वो टूट के यहाँ आता है और वो क्या बना लेता है, Zn के साथ ZnSO। ऐसे कर लो भाई, समझना है तुम्हें, या वो बढ़क होगी इसमें, बढ़क होगी इसमें, पहले वाला ठीक है, तो पहले वाला कर लो भाई, होना कुछ नहीं, पहले वाला ही कर लो भाई, इसमें बढ़क होगी। और बढ़क होनी लाजमी भी है, प्रोसेस थोड़ी सी बढ़ गई। तो यहाँ क्या था भाई, ZnSO4 कुछ नहीं करना तुम्हें, यहाँ से जिंक टूट के यहाँ आया और यहाँ से क्या था, 2 Cl नेगेटिव कंबाइन होकर क्या बना दिया, खत्म। अब ठीक है भाई, बढ़क ठीक, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ कोड है, इन कोड को ध्यान में रख लोगे ना, 33% चैप्टर आसान हो गया, 33%, पूरी गैल्विन सेल आसान हो गया। क्या है कोड, एक कोड का नाम है लियो सिंह राशि। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। किसी बच्चे को पहचानना हो कि लॉस है गेन है, तो सिंपल सा प्रोसेस है यार, एरो के राइट में इलेक्ट्रॉन है तो उसका मतलब लॉस हो रहे हैं, एरो के लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन है तो उसका मतलब गेन हो रहे हैं, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, या फिर इसको याद कर लो भाई, कर्जा, लोन। ये तो ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर रहा है। देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, ऑक्सीडेशन पे होता है, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है। देख लो भाई, ये कहाँ गया वो, एनोड, और एनोड पे लॉस हो रहा है, यही ऑक्सीडेशन है। और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, ये देखो नेगेटिव चार्ज। एक लोन से सारा सेटअप ही क्लियर हो गया, फिर तो कुछ ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है, यही कोड दिमाग में रखो। और एक ये कोड है, ये वैसे हालांकि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोन में सब आ गया। एक बैल
एन ऑक्स, एनोड पे हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन। ये तीन सेटअप, इसी की तीनों का उल्टा करियो। जर्मनी का सिंबल GER, बोलो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहां पे होगा, रिडक्शन। और भाई लोन का उल्टा कर दो, लॉस का उल्टा गेन, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, एनोड का कैथोड, नेगेटिव का पॉजिटिव, GRCP। हालांकि कुछ बनना नहीं, लेकिन लोन का उल्टा है, ये सब हर कोई कर लेगा, ठीक है। नीचे एन ऑक्स है, एक बैल है, तो यहां पर क्या है, लाल बिल्ली, रेड कैट, ठीक है ना। वो संतरी से कलर की बिल्लियां होती है, उससे याद कर लियो, रेड कैट। रेड कैट का मतलब है लाल बिल्ली, रेड का मतलब है रिडक्शन, और कैट का मतलब कैथोड होती है, ठीक है। ये सारे कोड जो है ये तुम्हारा 33% चैप्टर आसान कर देंगे। तो एक बात तो साफ ही होगी कि एनोड पे ये वाली रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे ये वाली, तो मैं अब यहाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंटली लिख सकता हूँ कि एट एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, Zn2 पॉजिटिव प्लस, सॉरी Zn विल गिव यू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और ये वाली कैथोड पे तो लिख सकता हूँ एट कैथोड क्या रिएक्शन हो रही है, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन गया Cu। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, दो, लेफ्ट राइट से ही कैंसिल हो गया हमेशा। जो भी आया Zn प्लस में कॉपर 2 पॉजिटिव विल गिव यू Zn2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर। इसे बोलो क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया, ओवरऑल रिएक्शन, इसका नाम याद रखना भाई। अच्छा, इन दोनों को क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया, हाफ रिएक्शन। ये होगी आपकी हाफ रिएक्शन, या फिर एक और नाम बोलियो, इंडिविजुअल रिएक्शन। ये इन्हें बोलते हैं इंडिविजुअल रिएक्शन, और इसे बोलते हैं ओवरऑल रिएक्शन। इंडिविजुअल रिएक्शन बोल लो, हाफ रिएक्शन बोल लो, बात एक करो भाई, इसको नोट करो पहले तो अच्छी तरह तसल्ली से। एक छोटा सा डेमो है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए भाई। इंटरनेट की कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है बस। ये देख लो भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसी की लेड स्टोरेज बैटरी का कमाल। हम एब्सेंस ऑफ लाइट में भी हम इसको पढ़ पा रहे हैं। बस चल जाने तो तेज कर सही, वहीं आ जाएंगे घूम फिर के। क्या
रियल सेटअप है, और ये जो रियल सेटअप होता है ना, जाहिर सी बात है इंडिया में नहीं होते, ये इंडिया से बाहर का है कोई लैब, यहाँ इतना खर्चा कोई नहीं करता इन फालतू चीज़ों पे। एनिमेशन बन सकता है लेकिन जो रियल सेटअप है वो यही मिलते हैं। MIT की फुल फॉर्म पता है? M का नाम बता मैं बाद में जैसे नाम है चीजों को सही कह रहा है वो। IIT से ये पढ़ा है। देखो एक बार जैसे ये सॉल्ट ब्रिज है, ये जेल दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो नाम मैं आवाज नहीं है यार, मैं बोलूँगा ना इसकी सुनो वॉइस ओवर नहीं, ये बोर कर देगा, बता रहा हूँ। कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, 0.25 मोलैरिटी, किसी की 0.5 मोलैरिटी, अलग अलग मोलैरिटी की थी। अब हम सेल रिप्रेजेंटेशन वही पढ़ने वाले हैं। ये एगार सॉल्यूशन है, ऐसा लग रहा है जैसे पानी पीने के पाइप में जेल लगा दिया हो, ठीक है ना। अब जो प्रोसेस है वो देखो, जिंक सल्फेट लेफ्ट में है, कॉपर सल्फेट राइट में है। इन्होंने ये गलत रख दिया, हाँ सही रखा है। कॉपर सल्फेट ना नीले कलर का होता है, ब्लू, इसको हिंदी में नीला थोथा भी बोलते हैं, ठीक है। और ये देखो, ये जो रॉड है ये है तुम्हारी कॉपर की, वो कॉपर में डाल देंगे, और इसको डाल देंगे किसमें, जिंक में। और ये पता क्या लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया, कहने का मतलब वोल्टामीटर लगा दिया। अगर ये रिफ्लेक्शन दे देगा, रीडिंग दे देगा, तो समझ लो तुमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी। आया समझ में? एमीटर, वोल्टामीटर सुना होगा नाम। अब ये अभी कोई रीडिंग नहीं आ रही है, 0 पे लगा के छोड़ दिया, आप देखो रीडिंग आएगी इसमें। ई नोट सेल वैल्यू जनरेट कर देंगे, और इसको दोनों को, अभी तो सोल्ट ब्रिज लगा रखा है, ये सोल्ट ब्रिज है पता है ना, ऐसा कुछ। और जैसे ही इसमें दोनों के दोनों वो डाले, ये इसमें डिप कर दिया, अभी भी कोई रीडिंग नहीं है, लेकिन जैसे इसको इसमें डाला तो रीडिंग देखो आ गई 1.076 वोल्ट, ये ई नोट वैल्यू आ गई। यानी इन्होंने ना केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, ठीक है। हर उसकी ना ई नोट वैल्यू होगी, अलग अलग ई नोट वैल्यू हम पढ़ेंगे। हम एक हफ्ता ना ये ई नोट वैल्यू निकालते रहेंगे फॉर्मूले से लगातार, राइट माइनस लेफ्ट, किस तरीके से फॉर्मूले यूज करते हैं। अच्छा एक बात और भी बोल रहा हूँ मैं, 3 नंबर का न्यूमेरिकल पहले 33% में से आएगा, ऐसा आज तक नहीं हुआ जो ना आया हो। ई नोट सेल पे न्यूमेरिकल आज तक नहीं हुआ ऐसा। समझ में आया कुछ प्रोसेस? तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है एनिमेशन में, अगर टाइम होता हमारे पास और थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी भी होती, AC भी होता, तो शायद हम और अच्छी एक और एनिमेशन देखते। तो इलेक्ट्रॉन आपको फ्लो होते हुए दिखाई देते यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे गए हैं ये भी दिखाई देते। तो हम वो कल की क्लास में देखेंगे। फिलहाल आज की क्लास में टारगेट पूरा करते हैं, और ये लास्ट पोर्शन पे हम फाइनली आ गए हैं। ये देखो, ओवरऑल रिएक्शन के बाद टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं हम सेल रिप्रेजेंटेशन। इसी का नाम होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। होता क्या है इसमें ये डबल स्लैश लगाया जाता है, डबल स्लैश। ये डबल स्लैश रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को। इसके लेफ्ट में क्या होता है, एनोड, और इसके राइट में क्या होता है, कैथोड, ठीक है। तो एनोड पे हम क्या लिखते हैं, जिंक को डिप कर दिया गया है किसके अंदर, ZnSO4। अब पूरा ZnSO4 तो ना लिखेंगे, आयन लिख के छोड़ दो, इनफ है। यहाँ ब्रैकेट में याद रखिए हमेशा इसकी मोलैरिटी दिखाए। इसने दुनिया भर की अभी बोटल्स रख रखी थी, वो पता है क्या थी, एक बोतल में 0.5 मोलैरिटी ZnSO4, एक बोतल में 0.25 मोलैरिटी ZnSO4, एक बोतल में 1 मोलैरिटी ZnSO4। कहने का मतलब ये है बोतल बेशक से 6 हो लेकिन 2 ही थी, वो एक ZnSO4 की और एक कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कैथोड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पहले आयन को लिखो, कॉपर 2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन लिखो, मान लो इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलैरिटी, फिर से स्लैश, स्लैश का मतलब है इसमें कौन सी रॉड डिप करी है, कौन सी, कॉपर की रॉड। दिस रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसे हम, कोई तुमसे कहे ना कि भाई ये बना के दिखाओ, सेटअप बना के दिखाओ, तुम ये सेटअप बना दोगे तो ये लगा लो तुमने पूरा डायग्राम को इससे रिप्रेजेंट कर दिया, पूरे डायग्राम को, ठीक है।
बीच में जो होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। एंड फाइनली इसी डायग्राम के बिहाफ से हम ये फॉर्मूला बता सकते हैं ई नॉट सेल का। ई नॉट के कितने नाम होते हैं ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इसके 5 नाम होते हैं। इसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड। इसी को हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोल देते हैं। इसी को हम EMF बोल देते हैं। तो इसके पूरे 5 नाम होते हैं जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। फॉर्मूला बड़ा आसान है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट इन केस ऑफ सेल रिप्रेजेंटेशन। तो बताओ सेल रिप्रेजेंटेशन में राइट में कौन है? CU। तो भाई CU को बोलते हैं कैथोड। माइनस में यहाँ क्या है? एनोड। और कैथोड पे कौन है? कॉपर है। एनोड पे कौन है? जिंक है। इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? तो भाई रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है इनका, याद रखियो भाई। ई या फिर ई नॉट कुछ भी हो, हमेशा पहले आयन फिर एटम। तो कैथोड का आयन कौन है? कॉपर टू पॉजिटिव। कई बच्चे सोचते हैं यहाँ पर आयन पहले था इसलिए लिख दिया, फिर वो सोचते हैं कि यहाँ पर पहले एटम है तो अब पहले एटम लिखेंगे। कभी भी नहीं, हमेशा पहले आयन और फिर एटम। तो हमारा इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला आपके सामने है। अब तक की जितनी भी क्लास हुई है वो क्लास ऑलरेडी 11th में हो चुकी है। पता है ना तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शन में जिन्हें पढ़ी हो, ये यहाँ तक थी। कल एक स्टेप और आगे चलेंगे हम, 12th क्लास में एंट्री हो जाएगी। ठीक है भाई, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे वो एनिमेशन वीडियो शेयर करूंगा, उसे देख जरूर लियो। बाकी करते हैं अब कल की क्लास में।